हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका लक सीरीज का डे 10 होगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रामबाण प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयोग यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। वही क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। आपने देखा होंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आपने इन क्वेश्चन को देखा होगा। इनमें से ऐसे काफी क्वेश्चन हैं। दूसरी खुशी की बात जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं वो है कि आपका चैनल, हमारा नहीं, आपका चैनल काफी ग्रो कर रहा है, क्योंकि वॉचिंग टाइम डेली बढ़ता जा रहा है। मीन्स ये हुआ इसका कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ पर विश्वास करके हमारे चैनल को देख रहे हैं। और उनको लग रहा है कि हाँ भाई, यही क्वेश्चन है जो कि आयोग बार बार पूछता है। सब्सक्राइबर बेशक ना बढ़ रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहे हो, लेकिन वो भी बढ़ जाएंगे यदि आप हमारे साथ हैं। आप चैनल विश्वास करते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारत में व्यवसायिक संगठन के स्वरूप की अधिकतम संख्या है। तो कौन सा ऐसा व्यवसायिक स्वरूप है, कौन सा ऐसा बिजनेस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी संख्या भारत में सबसे ज्यादा है? क्या कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज है, या कंपनी है, या आपका पार्टनरशिप है, या आपका सोल बिजनेस है, या सोल प्रोप्राइटरशिप एकल व्यापार है? तो सही ऑप्शन होगा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल व्यापार। देखिए, एकल व्यापार सबसे अगर पुराना भी कहें तो सबसे पुराना भी यही है। सबसे जो ओल्डेस्ट आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो भी क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप ही है। और सबसे ज्यादा जो संख्या आपको भारत में मिलेगी, तो सबसे ज्यादा जो एंटरप्राइजेज फर्म मिलेंगी वो यही होगा। ये क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन जरूरी हो जाता है। तो आप इसमें कहने के लिए इजी है, लेकिन आपको ये याद रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसायिक संगठन का वह प्रारूप जिसके लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं बनाया गया है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा एंटरप्राइज है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। क्या पार्टनरशिप है? तो आपको पता है 1932 इसका ही एक्ट है। अगर कंपनी की बात करें तो 1956, और अब आपका 2013 कंपनीज एक्ट 2013। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें 1912। और एकल व्यापार की बात करें तो यहाँ पर कोई भी आपका एक्ट नहीं है। यहाँ एक्ट की बात होती तो ये आ जाता है आपका नील। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाले हैं आपका? सोल बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसका भी आंसर वही आपको याद रखना है। इन सभी के लिए अधिनियम है, लेकिन आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी विशिष्ट अधिनियम नहीं है, स्पेशल इसका कोई अधिनियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकल स्वामी की देयता सीमित होती है, तो सीमित कहाँ तक होती है? ये क्वेश्चन देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ, काफी बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। आप इसको गूगल पर डाल के देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मतलब कह रहे हैं कि बिजनेस में एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक बिजनेसमैन है, उसने मान लेते हैं बिजनेस में 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है। तो उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो क्या? 2 लाख, सॉरी 20 नहीं, 2 लाख, 2 लाख उसने इन्वेस्ट किया है। तो उसकी लाइबिलिटी 2 लाख तक होगी या इससे भी ज्यादा होगी? पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहे हैं वैल्यू ऑफ हिज बिजनेस एसेट, या उसके जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें जो एसेट्स है, जितनी एसेट्स है बस उतनी ही उसकी लाइबिलिटी होगी। जितने भी उसके पास एसेट है बिजनेस में, मान लेते हैं 5 लाख रुपए की एसेट है, तो क्या 5 लाख रुपए की उसकी लाइबिलिटी होगी? या आगे बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ हिज बिजनेस एसेट एंड हिज ऑल प्राइवेट एसेट, या कह रहे हैं कि बिजनेस में जितनी भी उसने एसेट लगाई है, जैसे 5 लाख रुपए उसने एसेट लगाई हुई है, प्लस 5 लाख के साथ साथ जो उसके घर पर भी एसेट है उसके नाम, माना 1 लाख के घर पर एसेट है, तो क्या इन दोनों को मिलाकर उसकी लाइबिलिटी होगी कि इतनी उसकी देयता होगी, यहां तक सीमित होगी क्या? या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। कहने का मीन्स ये है, बिजनेस में जो उसकी, अगर बिजनेस की बैलेंस शीट की बात करें तो बिजनेस की लाइबिलिटी और एसेट, तो जितने भी एसेट है, मान लेते हैं 5 लाख की बिजनेस में एसेट है, तो देखिए उसने जो व्यापार किया हुआ है, अगर उसको लॉस हो जाता है और बाहर वाले थर्ड पार्टी का इसको पैसा देना है, अपना क्लेम, बिजनेस पर जो क्लेम है उसको इसको वापस करना है, उसको खत्म करना है, तो जितने भी ये एसेट हैं इन सबको रिलाइज कर लेंगे, इन सबको बेच देंगे, और उनसे जो भी कैश मिलेगा वो किसको दे देंगे? थर्ड पार्टी को वो
दे देंगे पहली बात। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि बिजनेस पर कर्जा हो गया है 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए देने हैं, लेकिन बिजनेस की जो एसेट थी वहां से केवल 4 लाख रुपए आए हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो भी बंदा इस बिजनेस को चला रहा है, जो भी ओनर ओनर है, उसकी पर्सनल एसेट देखेंगे, उसकी इंडिविजुअल पर्सनल एसेट कौन सी है, उसके घर पर भी पहुंच जाएंगे और देखेंगे घर पर उसके नाम पर कितनी संपत्ति है, उस संपत्ति से भी वसूली होगी। अगर उसकी 3 लाख की घर पर एसेट है, तो इस 3 लाख की एसेट को भी कहाँ यूज किया जाएगा? इस बिजनेस के डेप्थ को उतारने में यूज किया जाएगा। तो देखा, इसकी जो लाइबिलिटी है वो सीमित नहीं है, वो असीमित है। और कहाँ तक असीमित है? वो असीमित है उसके घर तक। ठीक है, बिजनेस तक ही नहीं। तो देखिए, इसलिए ऑप्शन था कि एक तो बिजनेस की एसेट वो प्लस उसकी जो प्राइवेट एसेट है वो, दोनों मिलाकर उसकी लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? मुझे पता है इसका आंसर, आप बहुत जल्दी बता देंगे। देखिए, यहाँ पर बात हुई है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका ओल्डेस्ट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और कमेटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही होगा आपका ऑप्शन बी, रेखीय संगठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छे से याद कर लें कि संगठन का जो सबसे ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पुराना प्रारूप है, मतलब ये मैनेजमेंट का भी कह देते हैं, मैनेजमेंट भी इसको क्वेश्चन दिया होता है ऐसे भी, कि मैनेजमेंट का जो सबसे ज्यादा स्वरूप है वो कौन सा है, ऐसे भी कभी कभी दे देते हैं। या जैसा ऑर्गेनाइजेशन का दिया होगा तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, रेखीय संगठन है, ये रेखीय संगठन सबसे पुराना स्वरूप होता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है। आपको क्या करना है? माल इंपोर्ट करना है। क्या करना है आपको? इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट फॉर गुड्स इज सेंटिनज बाय, स्वीकृत कौन करेगा? एक्सिम बैंक करेगा क्या? भारतीय रिजर्व बैंक करेगा? स्टेट बैंक करेगा? या वाणिज्य मंत्रालय करेगा? आपको क्या करना है? आयात करना है। तो उसके लिए विदेशी विनिमय बताइए, कौन स्वीकृति देगा? विदेशी विनिमय को कौन स्वीकार करेगा? तो हमारे इंडिया में बात हो रही है, तो इंडिया में कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और आरबीआई को आपको पता है कि आरबीआई एक्ट कब पास हुआ? तो आरबीआई एक्ट जो पास हुआ था, आरबीआई एक्ट जो आया वो आया 1934 में। लेकिन आरबीआई की स्थापना कब हुई? अगर आरबीआई की बात करें, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये हुआ था 1935 में। ये भी याद रखना है। और ये क्या है? हमारा बैंकों का बैंक है, ये सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। तो आंसर है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकल व्यापार की दशा में, इंक चेंज कर लेते हैं। एकल व्यापार की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बात हो रही है एकल व्यापार की, मतलब सोल ट्रेडिंग की, सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसके बारे में आपको बताना है। और ये जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन आयोग ने पहले भी पूछा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो आयोग का ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लें। देखिए, इसके ऑप्शन देखते हैं, पूछा क्या है इसमें। इसमें पूछा है सही कथन बताना है, वो भी किससे रिलेटेड हो, किसकी दशा में? एकल व्यापार की। चलो पढ़ते हैं। आयकर को लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। देखिए, जो इनकम टैक्स होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अंतिम खाते बनाते समय यदि माल का मार्ग मार्गस्थ हो, परंतु उसका बीजक प्राप्त हो, तो लेखा पुस्तकों में उचित प्रविष्टि कर लेनी चाहिए। लेखा पुस्तकों में भी उचित प्रविष्टि कर देनी चाहिए। मतलब वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, इफ गुड्स आर इन ट्रांजिट, अभी आपका माल कहाँ है? रास्ते में ही है, लेकिन डियर इनवॉइस इज रिसीव्ड, लेकिन उसका इनवॉइस मिल गया है, तो प्रॉपर एंट्री शुड बी मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, तो अकाउंट में आपको उसकी एंट्री कर लेनी चाहिए। आगे चलते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, इफ गुड्स आर रिसीव्ड, और गुड्स आपको रिसीव्ड हो जाता है, बट दियर इनवॉइस इज नॉट रिसीव्ड, लेकिन उसका इनवॉइस जो है वो रिसीव्ड नहीं होता है, नो
एंट्री शुड बी मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। तो कोई भी एंट्री तो उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। आगे ऑप्शन देखते हैं। नन ऑफ द अबव। अब देखो यहाँ ऑप्शन पूरे हो गए। आइए फर्स्ट पर आइए। देखिए इनकम टैक्स इज डेबिटेड। पहली बात तो ये 100% श्योर नहीं है कि इनकम टैक्स ही लगेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है वो अकाउंट्स मेंटेन ही ना करता हो, वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता ही ना हो। पहली बात तो इसको हम राइट नहीं कह सकते। दूसरी बात आइए, देखिए क्या है ना, जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, ये वाइल कह रहे हैं, वाइल बनाते समय, बनाने के दौरान, इसका मतलब आप बना रहे हैं। नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो इसका मतलब जो भी मार्ग में रास्ते में गुड्स है और उसका इनवॉइस मिल गया है आपको, तो वो रिसीव्ड किया है, इसका मतलब उसको आप एंट्री जरूर करोगे। ये बात बिल्कुल सही है, बी। अब आ जाइए यहाँ। यहाँ कह रहा है इनवॉइस ना मिला हो तो उसकी एंट्री जो है बुक में नहीं करनी है। शुड बी मेड इन द बुक, और एंट्री कर लेनी चाहिए, नहीं। ये उससे अपोजिट हो गया, ये नहीं करनी क्योंकि वहां इनवॉइस मिला था, इनवॉइस नहीं मिला। और फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा था कि ये सभी सही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन आपका और कोई भी ऊपर में से सही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। ठीक है, देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये मत सोचना कि इनकम टैक्स तो एक्सपेंसेस और डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होना चाहिए। भाई ये देखिए क्या वो बनाता है या नहीं बनाता है। और यहाँ कह रहा अगर बना रहे हो तो ये आपको ध्यान से इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निजी कंपनी के सदस्य, द मेंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसके बारे में, अपने अंशों को किसी को अन्य को स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित हस्तांतरित करने का अधिकार रखते हैं। मतलब जो उन्हें एक राइट होता है, किसको, जो शेयर होते हैं वो फ्रीली, फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक किसी को भी अपने शेयर दे सकते हैं, पहली बात। दूसरा, कैन नॉट ट्रांसफर दियर शेयर टू ऑल, अपने अंशों को बिल्कुल भी हस्तांतरित नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, आर एंटाइल्ड टू ट्रांसफर दियर शेयर विद इन द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय आर्टिकल, और कह रहे हैं कि अंतर नियमों में के द्वारा लगाई गई सीमाओं के अंतर्गत अपने अंशों को हस्तांतरित करने का अधिकार रखते हैं, या कंपनी विधि बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त करके अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। तो देखिए अगर सिंपल पूछे तो ये अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते, पहली बात। ठीक है, तो आपको लगेगा कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि क्या है कि ये अपना जो इनके पास अंश होते हैं, शेयर होते हैं, उनको ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि अगर अंतर्नियमों के द्वारा जो शर्तें लगी हुई हैं उन शर्तों को फॉलो करके आप कर सकते हो। तो जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, जो आपने अपने अंतर्नियमों में बनाई हुई है। तो वहां तक तो आप उन सीमा के अंतर्गत तो अपनी सीमा को हस्तांतरित नहीं कर सकते, उस सीमा से बाहर आप हस्तांतरण कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सही सी होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑप्शन ना होता तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाता कि वो अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कहा जाता है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम होता है, यह कथन है। किसने दिया यह कथन, आपको बताना है। क्या यह हैने ने दिया था, या किम्बाल एवं किम्बाल का है, या विलियम आर बेसेट का है, या एफ डब्ल्यू टेलर का है। तो ये कथन दिया था विलियम आर बासेट ने। ठीक है, जो विलियम आर बेसेट थे उन्होंने कहा था, खुद तो बेसेट थे ही, खुद तो बेसेट थे, इनका कोई सेट ही नहीं था, मतलब अकेले रहते थे। क्या रहते थे, सोल रहते थे। सोल मीन्स एलोन, सोल मीन्स एलोन, अकेला। ठीक है, तो सोल रहते थे, ये बेसेट थे, इनका कहीं सेट ही नहीं बना कोई। ठीक है, इनका कोई ग्रुप ही नहीं बना, तो आप इसको याद रखना, ये सेट नहीं बना था इनका, इनका कोई ग्रुप नहीं था, इसलिए अकेले रहते थे। इसलिए इन्होंने कहा भाई अकेला व्यक्ति ही अच्छा है, अकेले व्यक्ति का ही जो कंट्रोल है वो सबसे अच्छा होता है। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना की जाती है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोरेज सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, या इसके मेंबर्स के द्वारा। तो कौन करता है, देखिए ये करते हैं आपके मेंबर्स।
ठीक है, अगर आपको उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना करनी है तो आपके पास कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 10 मेंबर होने चाहिए मिनिमम। ये क्या है? मिनिमम। और मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम तो मैक्सिमम कितनी होती है? नो लिमिट होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें वन पर्सन वन वोट का भी पूछा जाता है सिद्धांत। तो ऐसा देखो, आप कोई भी आयोग का क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो झारखंड का हो, डीएसएसबी कोई भी हो, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी, सदस्यों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप जो किसी विशिष्ट अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता जाना जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं आएगा यहाँ पर। इंग्लिश में देखें, ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट गवर्नर, नोट है तो यहाँ पर नहीं होगा, तो ये होगा नहीं होता है। तो ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है। क्यों रिपीटेड है? क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब तो आप इसका आंसर दे देंगे, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। ठीक है, वन मैन आर्मी भी इसको कहा जाता है, जो इसका ओनर होता है उसको। ठीक है, तो हमें इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना क्योंकि टाइम भी बचाना है आपका। एक यही ऐसा चैनल है जो आपको कम समय में ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराता है। निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से कौन सा एक एकांकी व्यापार की विशेषता नहीं है? बात हो रही है कि फीचर कौन सा नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल ओनरशिप, अकेला स्वामित्व होता है, अकेला ओनरशिप करता है, बिल्कुल सही है। इजी स्टेब्लिशमेंट, आसान स्थापना होती है, बिल्कुल सही है। इजी डिसोल्यूशन, आसान समापन हो जाता है, ये भी सही है। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये गलत है। लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, जैसा मैंने अभी बताया था कि जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है वो तो है ही है। घर तक भी अगर कोई पर्सनल एसेट है घर पर उसके, तो उसको भी यूज किया जा सकता है बिजनेस के डेप्ट को खत्म करने में। ठीक है, रिटर्न ऑफ करने में, ये याद रखना। तो ये इसका लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, इसकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मतलब यहाँ तो ऑप्शन तो सही है लेकिन ये विशेषता या फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज, एक का एकांकीय व्यापार का दायित्व कैसा होता है? बिल्कुल सही ऑप्शन पर जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, अनलिमिटेड, असीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधि के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार जिससे नियमित होता है, तो किससे नियमित होता है? मित्राक्षा स्कूल से, दया भाग से, मित्रक्षा एवं दया भाग दोनों से, या आपका पूर्व वंशज स्कूल से? तो ये होता है आपका बोथ, मित्राक्षा एंड दया भाग दोनों से। लेकिन बात आ जाती है कि दया भाग कहाँ पर लगता है, मित्राक्षा कहाँ पर लगता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जिस संगठन में अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा के रूप में प्रभावित होता है, वो कौन सा होता है? इसका भी आंसर मुझे लगता है कि आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि जिस संगठन में अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में कब चलेंगे? वेल डिसिप्लिन होगा। वैन डिसिप्लिन कहाँ होता है? बिल्कुल सही, सोल्जर, सैनिक, सैनिक मिलिट्री सबको सीधा कर देते हैं, ये बॉर्डर पर अपने बिल्कुल डिसिप्लिन रखते हैं, एक सीधी रेखा में चलाते हैं सब कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैनिक संगठन। इसमें जो अधिकार सत्ता होती है वो सीधी एक रेखा में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी में काम कम से कम, साझेदारी में कम से कम सदस्य होने चाहिए, बिल्कुल सही, 2 होने चाहिए। और अधिक 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 से अधिक कहें तो 50 होते हैं। ठीक है, कितने सेंट्रल गवर्नमेंट कितने कर सकती है? 100 तक कर सकती है। ठीक है, लेकिन अब कितने? 50 है, ये आपको याद रखना है। सामान्य साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या, अब अधिकतम संख्या अभी पूछ ली, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, अभी आपने दिया था बिल्कुल सही होगा इसका, कोई बात इसके बारे में नहीं करनी है, बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात बताइए, ये किया किसके, साझेदारी की बात हो रही है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको याद रखना, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013।
ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013, और दूसरा फिर इसमें आया था आपका रूल 10। रूल 10 आपका ये था, रूल 10 2014 भी इसी का अमेंडमेंट था। तो ये याद रखना, यहाँ पर देखिए बात तो है पार्टनरशिप की, लेकिन कंपनी एक्ट बताता है कि सदस्य की सीमा कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तियों का आपसी संबंध से बना संघ साझेदारी होता है। कह रहे अ यूनियन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल रिलेशनशिप इज अ पार्टनरशिप। तो इसके बारे में देखते हैं। जब इसका उद्देश्य मानवता का कल्याण के लिए सेवाएं प्रदान करना होता है तब। कह रहे हैं अगर ये कह रहे हैं एक यूनियन, अ पर्सन फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल रिलेशनशिप विद पार्टनरशिप, तो कह रहे हैं ये पार्टनरशिप ऐसी होती है कि जब कुछ लोग, इसका उद्देश्य माना तो जब कुछ लोग इकट्ठा इसलिए होते हैं कि हमें क्या करना है, पब्लिक वेलफेयर करना है, वेलफेयर करना है हमें, मतलब कल्याण करना है हमें। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए एग्री होते हैं। अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है सेक्शन 4 उसका, वो कहता है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु आर एग्री, हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, कि ये ऐसा रिलेशन होता है जो प्रॉफिट बांटने के लिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए, किसी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए ये एग्री हुए हैं, सहमत हुए हैं। तो यहाँ तो फिर प्रॉफिट ही बांटना हुआ, फ्री में काम करना कहाँ हुआ। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। कह रहे जब इसका उद्देश्य किसी पुण्यार्थ कार्य करना हो, पुण्य का काम करना, ये पुण्य का काम नहीं करते हैं, चैरिटेबल का वर्क नहीं करते हैं ये तो प्रॉफिट कमाने के लिए बनते हैं। ये भी नहीं है आंसर। कहने जब इसका उद्देश्य लाभ अर्जन के उद्देश्य से व्यापार करना होता है, बिल्कुल सही है। इनका उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। तो पार्टनरशिप कब होगी? जब प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ये लोग इकट्ठा हुए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो किसने निर्धारित किया? देखिए मैंने ये आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इनकम टैक्स, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए ऑप्शन होगा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि कौन बताता है ये बताता है आपका कंपनीज एक्ट। कौन बताता है? कंपनीज एक्ट 2013। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब, किसकी बात होती है? 1972। देखिए इस पर सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, सब कुछ इसमें आप पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, यहाँ पर कंपनी एक्ट ने बताई हुई है कि पार्टनर्स की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यहाँ पर सही मत लगा देना कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट की बातें बताई गई हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कंपनीज एक्ट ही है जो बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। आप देख रहे हैं ना कितनी जल्दी काम हो रहा है। बस यही उद्देश्य है कि आपको कम समय आपका खर्च हो और आपको ज्यादा मटेरियल मिल जाए। एक साझेदारी फर्म का निर्माण किया जाता है। तो अ पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड बाय रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब पार्टनरशिप फॉर्म्ड होगी, या बाय कॉन्ट्रैक्ट, या ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों के, वंश या उत्तराधिकार नियम द्वारा, बाय रूल ऑफ सक्सेशन। तो देखिए रजिस्ट्रेशन कराना जो होता है यहाँ ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल होता है रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में। आप चाहे आप कराओ या रजिस्ट्रेशन मत कराओ, पार्टनरशिप तो भी आपकी चल सकती है। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो देखिए ये बात सही है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट जरूर होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जरूर होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपका दो तरह से हो सकता है, ये रिटर्न भी हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ठीक है, रिटर्न को, अब रिटर्न जो एग्रीमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो होती है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, लिखित समझौता। तो समझौता तो होगा, एग्रीमेंट तो होगा। चाहे आपने ओरल किया हो, ओरल आपने कहा भाई चलो तुम दोनों इस माल को खरीद कर लाते हैं और इसको फिर महंगा बेचेंगे, जो भी बिका आपने दोनों ने आपस में बांट लिया प्रॉफिट। तो ये भी तो पार्टनरशिप थी। और आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा था? ओरल था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो था। तो कॉन्ट्रैक्ट तो होता है। तो साझेदारी का निर्माण कब होगा? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ बात ये नहीं है रिटर्न या ओरल, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदारी समझौता हो सकता है, तो एक पार्टनरशिप डील देखिए, तुरंत क्वेश्चन हो गया। कह रहे हैं ओरल होगा, रिटर्न होगा, या ओरल रिटर्न दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ओरल और रिटर्न। भाई दोनों हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, लेकिन जो लिखित होगा उसी को क्या कहेंगे? वो होगा पार्टनरशिप डीड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब साझेदारी संलेख, इसको हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख। संलेख, साझेदारी संलेख। देखिए मैं ये रिवीजन में सोच रहा था, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा और काम कराएं उसके बाद मैं रिवीजन में ये सोच रहा था। अगर मैं आपको केवल इंग्लिश इंग्लिश में ही सारे क्वेश्चन दो, और उसे हिंदी खुद बताता चलो। जैसे मैं ऐसे बताऊंगा, अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है ओरल रिटर्न, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर ये होगा। इतना मुझे बताना है, तो मुझे लगता है मैं 1000 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन भी आपके 1-2 घंटे में ही करा सकता हूँ। इसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है, आपके रिवीजन में। तो मैं ऐसे ही कराऊंगा। अगर आप एग्री हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, 500 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस पेपर में या आए हुए हैं, जिस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूरी नहीं है हम हिंदी इंग्लिश में लें। उसको इंग्लिश में आपको कराऊंगा, मुझे कम समय लगेगा और मेरी टीम को उसको हमको करने में कम समय लगेगा। और यहाँ पर समय हम ज्यादा लगाएंगे। जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी आंसर, कम समय में बहुत ज्यादा मटेरियल देंगे। लेकिन अगर आप इसके इच्छुक हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक साझेदारी फर्म एक साझेदारी फर्म को धन नहीं प्राप्त कर सकती। कह रहे हैं पार्टनरशिप कैन नॉट ऑब्टेन फंड्स बाय। कहाँ से फंड प्राप्त नहीं कर सकती? बैंक लोन नहीं ले सकती, गवर्नमेंट लोन नहीं ले सकती, क्या ये अपने ऋण पत्र जारी नहीं कर सकती, क्या साझेदार से ऋण नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती है। देखिए साझेदार से ऋण ले सकती है। लोन कैन बी टेकन कैन बी टेकन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर से लोन ले सकती है, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर को बता दिया कि उसने 12% इंटरेस्ट की रेट पर दिया है, इंटरेस्ट रेट कितनी है? 12% पर एनम, तो उसको 12% पर एनम इंटरेस्ट दे देंगे। लेकिन अगर लोन दिया है, लेकिन ये नहीं दिया कि उसको इंटरेस्ट कितना देना है, तो फिर उसको हम देते हैं 6% पर एनम इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स के लोन पर, ठीक है। और अगर पार्टनर्स को लोन दिया हो फर्म ने, तो क्या करेंगे? तो अगर रेट दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, तो उससे इंटरेस्ट लेंगे उसी रेट से। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी, तो पार्टनर से फर्म इंटरेस्ट नहीं लेगी, कहेगी जा बेटा मौज कर, तो ऐसे ही पैसे को यूज कर, ठीक है। तो उससे हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना है। किससे? पार्टनर से नहीं लेना है, पार्टनर से फर्म को। लेकिन अगर पार्टनर लोन दे रहा है, तो उसको इंटरेस्ट चाहिए चाहिए। तो इसलिए अब आप देखेंगे जो नया सिलेबस आया, तो उसमें साफ बताते हैं। अब उसमें हेडिंग दो तरह से होते हैं। तो उसमें लिखा होता है, हम्म, ऐसे लिखा आता है, लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर, और लोन बाय पार्टनर। अब इस तरह से दोनों आते, तो आपको दोनों को याद रखना है। तो लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया है। और लोन बाय पार्टनर, सॉरी, लोन लोन टू पार्टनर, सॉरी यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ होता है लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर, तो अगर पार्टनर को लोन यहाँ पर दिया गया है, तो पार्टनर से इंटरेस्ट फर्म छोड़ भी देती है अगर एग्रीमेंट नहीं है। और यहाँ पर आपसे जो है पार्टनर्स, जो आपकी फर्म है वो यहाँ पर पार्टनर्स को, अगर पार्टनरशिप डीड है, तो उसको, अगर एग्रीमेंट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, जितना है उतना इंटरेस्ट दे देगी। और अगर नहीं है तो 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, तो हाँ, तो इसमें क्वेश्चन क्या था, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो देखिए पार्टनरशिप क्या है, वो ऋण पत्र जारी नहीं कर सकती। जो बॉन्ड्स हैं, ये आपके डिबेंचर्स हैं। क्या है? आपके डिबेंचर्स। वो डिबेंचर कंपनी तो इशू कर सकती है, लेकिन पार्टनरशिप उसको इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंटेड इन द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन? सो फर्स्ट ऑप्शन इज परपेचुअल सक्सेशन, तो परपेचुअल सक्सेशन है। और दूसरा क्या है आपका? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तीसरा क्रिएशन बाय एन एग्रीमेंट। एंड डी है आपका वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। देखिए थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। देखिए परपेचुअल सक्सेशन होता है कि ये होता है आपका कंपनी में। ये किस में होता है? आपका कंपनी की एक विशेषता है, ठीक है।
ये किसकी विशेषता है? ये है कंपनी की विशेषता। मतलब परपेचुअल सक्सेशन ये होता है कि कंपनी के जो मेंबर होते हैं, मेंबर आते हैं जाते हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी चलती रहती है। इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर आएंगे जाएंगे, मेंबर जुड़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन कंपनी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा क्या था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं इसको, कि लिमिटेड क्या है? बिजनेस में जो पैसा लगाया। अनलिमिटेड क्या है? कि जो घर तक आपकी पर्सनल एसेट है उसको भी यूज किया जा सकता है, जो आपके क्लेम है आपके फर्म पर। तो पार्टनरशिप में क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बिल्कुल घर तक जा सकते हैं पार्टनर्स के, ये भी सही है। क्रिएशन बाय एन एग्रीमेंट, एक समझौते के द्वारा सर्जन होता है, बिल्कुल। और वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटर्न भी हो सकता है। और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होता है। क्या वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन? मतलब रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री ऐच्छिक है, चाहे तो आप अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करा लो या मत कराओ, कंपलसरी नहीं है। तो ये भी बात सही कह रहे हैं। लेकिन पहला जो था परपेचुअल सक्सेशन, ये कंपनी में होता है, पार्टनरशिप में नहीं होता। तो इसलिए इसमें कहा था कि साझेदारी का लक्षण कौन सा नहीं है, तो वो आपका फर्स्ट नहीं है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमित साझेदारी से आशय है। तो सीमित साझेदारी किसको कहते हैं? साझेदारों की सीमित संख्या हो, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हो, या सभी साझेदारों का असीमित दायित्व हो। सभी साझेदारों को कैसा दायित्व है? अनलिमिटेड, मतलब उनके घर की भी संपत्ति यूज हो सकती है, वो तो होता ही है। या लिमिटेड स्कोप ऑफ पार्टनरशिप, या साझेदारी की सीमित क्षेत्र, पता है कि इसका क्षेत्र स्कोप कितना है, वो सीमित है। या कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित। ये बात सही है। देखिए ये बात आपके बहुत सारे क्या हैं, ये मान लेते हैं बहुत सारे पार्टनर है। इसमें से कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं, इसमें से कुछ पार्टनर ऐसे हैं कि इनकी जो लाइबिलिटी है, इनकी जो लाइबिलिटी है वो होती है अनलिमिटेड। क्या है वो? अनलिमिटेड। और बाकी जो पार्टनर हैं बहुत सारे, इनकी सबकी क्या है? लिमिटेड। ठीक है, बाकी क्या है? लिमिटेड। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स, के कुछ पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कुछ पार्टनर की क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसको कुछ पार्टनर की लिमिटेड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इधर से। ये तो हो जाएगा आपका लिमिटेड। कुछ पार्टनर की तो होगी ये लिमिटेड, और कुछ पार्टनर की क्या हो जाती है? बाकी पार्टनर की क्या है? अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप को बोलते हैं सीमित साझेदार, साझेदार वाली। सीमित लिमिटेड पार्टनरशिप, सीमित साझेदारी से आशय। सीमित साझेदारी कह रहे हैं, साझेदार नहीं, ये याद रखना। सीमित साझेदारी वह होती है जिसमें कुछ पार्टनर का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है और बाकी की अनलिमिटेड। वैसे सामान्य में क्या होता है? सामान्य पार्टनरशिप में तो सभी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। फर्म का, फर्म देखिए किसको कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म को, कंपनी को कंपनी ही कहेंगे। तो कंपलसरी होता है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, या कंपलसरी एज पर द कंपनी एक्ट, या ऑप्शनल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शनल होता है। कराइए पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन, या मत कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदारी सल्लेख, एक साझेदारी फर्म में, सॉरी, एक साझेदारी फर्म में अंकेक्षण के क्षेत्र और अंकेक्षण के कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है। देखिए एक पार्टनरशिप में जो ऑडिट है एंड ड्यूटीज जो होती हैं ऑडिटर की, वो डिटरमाइन की जाती है, वो निर्धारित की जाती हैं पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, पार्टनरशिप डीड के द्वारा, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ऑडिटर, या जो ऑडिटर के और पार्टनरशिप के बीच में जैसा भी एग्रीमेंट हुआ है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, जैसा भी उनके बीच में पार्टनरशिप के होता है। पहली बात तो यह है कि इसको ऑडिट कराने की कोई कंपल्सन नहीं है, कि मजबूरी है कि करानी है। ठीक है, और ना ही पब्लिश करने की जरूरत होती है, आपकी इच्छा है आप पार्टनरशिप को पब्लिश करें या ना करें, पार्टनरशिप के जो भी अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आज की वीडियो समाप्त होती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ऐसी वैल्यूबल वीडियो उन तक भी पहुंच जाए जहां कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और वो भी ऐसा कि अगर आप चेक करके देखेंगे कहीं क्वेश्चन, तो आपको इंपॉर्टेंट इसकी खुद ही दी जाएगी क्या इंपॉर्टेंस है। टेक केयर, बाय बाय।